असहयोग आंदोलन का कार्यकाल 1920-22 तक था। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था, जिसे कुछ विरोधियों के बावजूद पारित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 28 दिसंबर 1931 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में की थी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मई 1933 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया और कांग्रेस कार्यकारिणी की पटना बैठक के बाद 1934 ईस्वी में आंदोलन को समाप्त घोषित किया गया। फरवरी 1937 में चुनाव में कांग्रेस मई 1933 में आंदोलन को निलंबित कर दिया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी की पटना बैठक के बाद 1934 में आंदोलन को समाप्त घोषित किया गया। फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया और उसे कुल 1161 सीटों में से 716 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। 11 प्रांतों में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार का गठन किया था। कुछ दिनों के बाद पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछता है एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। वर्धा में 1942 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को 1905-1908 ईस्वी के बीच चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कृत आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र लाला लाजपत राय, पंजाब अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, बंगाल इत्यादि नेताओं ने किया था। उन्होंने बहिष्कार आंदोलन में सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार का भी नारा दिया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। इस आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अधिनियम देखिए, पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, इसको मार्लियामेंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्लियामेंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन वाला तो ये होगा हमारा, ये फर्स्ट वाला। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर और भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। तो इसका मतलब है कि ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 दो जगह है, देख रहे हैं हम लोग, ए का 4। ठीक है, तो उसके बाद बी का है हमारा होना चाहिए 3, तो बी का 3 हमारे यहाँ है। तो ये देखिए, उसके बाद इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री सुधार पर आधारित था, जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ इसके ही तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री सुधार पर आधारित है। इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भी इसके तहत हुआ था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत साइमन कमीशन रिपोर्ट
तथा संयुक्त प्रावर समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया। सत्ता को केंद्रीय, प्रांतीय तथा समवर्ती नामक 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना पर आधारित था। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? यह सुरेंद्र जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये क्वेश्चन भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन जो हुआ था उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध व्यक्तिगत भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनों के रूप में था? इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकलापों की महिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य किया था। इसका मूल नाम अरुणा गांगुली था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 ईस्वी में पहली बार वे जेल गई। उन्हें 1932 ईस्वी व 1941 ईस्वी में भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें प्रमुख क्रांतिकारियों में गिना जाता था। 1942 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पुलिस की चुनौती देकर झंडा फहराने के बाद भूमिगत हो गई। 1947 ईस्वी में भूमिगत जीवन से बाहर आने के पश्चात वे 1947 ईस्वी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुनी गई। 1950 ईस्वी में उन्होंने लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी का गठन किया तथा मजदूर आंदोलन से सक्रिय रही। 1958 में वे दिल्ली की प्रथम मेयर बनी। उन्होंने लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। उन घटनाओं के नीचे कुछ गुट दिए गए हैं, उनमें सही कार्यक्रम का चयन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी पहले कौन होगा, तो 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो पहले होगा गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज हमारा तो 1932 में ही हुआ था। चलिए देखते कैसे। स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित घटना कालक्रम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 से 29 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो सारा तो 1931 में घटित हुआ है, लेकिन पहले कौन घटित हुआ है तो ये याद रखेंगे हम लोग कि मार्च पहले आता है। ठीक है, तो 5 मार्च पहले है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 23 आता है, भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 3 दिन बाद, 26 मार्च 1931 से 29 मार्च 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। समझ में क्या? आगे, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने उसे देश नायक की उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अध्यक्ष बनने के बाद देश नायक की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो A.C. मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता A.C. मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता N.C. मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के गरम एवं नरम दल में एकता स्थापित हुई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, कांग्रेस में हुआ, जिसमें कांग्रेस में हुआ विभाजन, और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एन.सी. मजूमदार ने की थी, उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, एकता स्थापित हुई। 1916 ईस्वी तक बना रहा। पुनः 1916 ईस्वी में गरम दल नरम दलों को कांग्रेस के एक मंच पर एक साथ लाने का प्रयास बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। इनका प्रयास सफल रहा। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस में ही कांग्रेस लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम कालांतर में भयानक रहा। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।